नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। भारत सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और यदि पिछले कुछ सालों का आम बजट देखें या फिर कृषि क्षेत्र से संबंधित सरकार की योजनाएं देखें तो इस संबंध में केंद्र सरकार की रणनीति स्पष्ट हो जाती है। अब तक जहां किसान को केवल खेती बाड़ी से जोड़कर देखा जाता था, वहीं मौजूदा केंद्र सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने में कृषि के सहायक क्षेत्रों यानी एलाइड सेक्टर्स पे भी भरपूर जोर दिया है और मत्स्य पालन इन्हीं क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प देश के सामने रखा है, मत्स्य पालन का क्षेत्र भी उसमें बड़ी भूमिका अदा करने वाला है और इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से एक महत्वाकांक्षी स्कीम भी शुरू की है। इन योजनाओं को सरकार किस तरह जमीन पर उतारना चाहती है, इस क्षेत्र में कौन से नए अनुसंधान हो रहे हैं, इस क्षेत्र की मुश्किलें क्या हैं और कैसे यह रोजगार के नए साधन खड़े करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकता है। इन्हीं सब बातों पर आज हम मंडी.com में चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए जो दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। आज के हमारे पहले मेहमान हैं हरियाणा सरकार में मत्स्य पालन विभाग के निदेशक PS मलिक और दूसरे मेहमान हैं नवीन शर्मा, जो पहले IT सेक्टर में नौकरी करते थे लेकिन अब एक फिशरी एंटरप्रेन्योर हैं। कमाल की बात है कि नवीन हरियाणा के झज्जर में भी सी फूड जिसको माना जाता है यानी प्रॉन, उसकी खेती कर रहे हैं और 25 लोगों को लगभग रोजगार भी दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ कार्यक्रम। मलिक साहब, शुरुआत हम आपसे करते हैं और सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर मत्स्य पालन को जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार देखती है, मत्स्य पालन को एक इंडस्ट्री के तौर पे या कहा जाए कि क्षेत्र के एक सहयोगी क्षेत्र के तौर पे, तो किस तरह से उसको देखते हैं, कितना पोटेंशियल उसमें मानती है और किस तरह से आगे उसको बढ़ता हुआ वो योजना करती है या देखती है? भारत सरकार व हरियाणा सरकार दोनों का फोकस फिशरीज डिपार्टमेंट पे है, क्योंकि फिशरीज डिपार्टमेंट में आने वाले समय को देखते हुए काफी उम्मीदें हैं कि हम किसानों की आय को दोगुना ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें गुंजाइश है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में वाटर लॉगिंग एरियाज अवेलेबल हैं, जो है सैलाइन एरियाज हैं, जिसमें खेती करना जो संभव नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं होती, वहां एक यही संभावना मत्स्य पालन द्वारा हम जो है उसमें रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। सैलाइन वाटर को फिशरीज में कन्वर्ट करके, वाटर लॉगिंग को फिशरीज में कन्वर्ट करके नई टेक्नोलॉजी सरकार दे रही है। जैसे कि अभी आपने बताया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी मत्स्य धन संपदा योजना का जो अनाउंस किया है और इसमें उसका लक्ष्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम दो चीजों को उन्होंने फोकस किया है। एक तो जो है हमें अपनी प्रोडक्टिविटी जो बढ़ानी है, जो हमारी इंडिया की प्रोडक्टिविटी है वो 3 से 5 टन के बीच में, हमारे हरियाणा की जो ज्यादा है, हमारी प्रोडक्टिविटी 9 टन के आसपास है, तो वी आर बेटर देन ओवरऑल। जी, ये जब आप मलिक साहब प्रोडक्टिविटी जब आप कह रहे हैं तो मतलब कितने एरिया में 9 टन हरियाणा में आ रहा है? वो हम पर उसकी यूनिट होती है पर हेक्टेयर, यानी 2.5 एकड़ में कितना प्रोडक्शन लेते हैं, आम किसान कितना लेता है, तो जो हमारे इंडिया की प्रोडक्टिविटी 3 से 5 टन के बीच में आ रही है, बट जो हरियाणा के किसानों की प्रोडक्टिविटी 9 टन के आसपास आ रही है। तो इसके जो है देखते हुए दूसरा इसमें ये कि हमें जो है नए जो है साधन लाने हैं जिससे हम किसान की आय को दुगुना कर सकते हैं, क्योंकि जो है जमीन जो है वो सीमित है, जमीन का जो है लैंड होल्डिंग जो है हर एक किसान की कम होती जा रही है दिन पे दिन, पानी की समस्याएं आती जा रही है। उसको देखते हुए मत्स्य धन संपदा की योजना के अंतर्गत नई टेक्नोलॉजीज को जो है पर फोकस किया गया, उस पर जोर दिया। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि खास तौर से इसका इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है कि जिस जमीन पे खेती नहीं हो सकती है वहां से ये आमदनी के तौर पे इसको विकसित किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। नवीन, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे थे, आपने ये सोचा कि अब आपको कृषि क्षेत्र या उससे जुड़े किसी क्षेत्र में जाना चाहिए, मत्स्य पालन को ही क्यों चुना? जब मैं IT सेक्टर में था तो मैंने अपना लाइन चेंज करने का डिसाइड किया। उसके बाद मैंने काफी चीजों में एक्सप्लोर किया, पशुपालन का भी
एलोवेरा खेती का भी, बागवानी का भी। मैंने फिर गवर्नमेंट का स्कीम देखा मत्स्य पालन, झींगा मछली के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने काफी एक्सप्लोर किया, लाली मिला, फिशरीज डिपार्टमेंट में मिला, काफी नॉलेज इकट्ठी की। तो मुझे उसके लगा, जैसे डॉक्टर मलिक ने भी बताया अभी, जो इसके अंदर जो आमदनी है आपकी लागत से डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको जो यूजफुल लैंड नहीं है, जहां पर हम नॉर्मली खेती बाड़ी नहीं कर सकते, जहां पर काफी हार्ड वाटर है, 4000 5000 हार्ड वाटर है, आप इसको वहां पर भी कर सकते हैं। मतलब कि जो जमीन आपकी खेती के लिए उपयोग में नहीं है, आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैं मत्स्य पालन में चला गया। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है मंडी.com में एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमताओं के बारे में, उसकी संभावनाओं के बारे में, और साथ ही बाजार और चुनौतियों के बारे में। हमारे साथ हरियाणा के मत्स्य विभाग के निदेशक एस मलिक साहब जुड़े हुए हैं, और एक मत्स्य पालन के एंटरप्रेन्योर नवीन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो झज्जर में अपना प्रॉन फार्म चलाते हैं। डायरेक्टर साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आता हूं, और आपने जो पहले ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों के साथ बात में आपने टेक्नोलॉजी की बात कही थी। आपने ये भी बताया, जो नवीन भी कह रहे थे, कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ आप उस जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आमतौर पर कृषि के लिए काम लायक नहीं रहता है। तो इसके लिए किस तरह की तकनीक इस समय उपलब्ध है, और सरकार की ओर से कोई मत्स्य पालन में जो एंटरप्रेन्योर या किसान लगना चाहता है, उसको किस तरह से इस तकनीक में मदद मिल सकती है? जी, जैसा नवीन जी ने भी आपको बताया कि हमने, हरियाणा एक पहली स्टेट है जिसने लैंडलॉक्ड एरिया, जो हमारा सैलाइन एरिया है, भूमि में जो सैलाइन वाटर है, ये इसको हमने झींगा पालन 2014 से हमने इसमें सिल्वीकल्चर स्टार्ट किया था। जो लाली हमारा सेंटर है, वहां से लोगों को ट्रेनिंग दिलाई, वहां हमने उसका पहले जो है एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कामयाब होने के बाद में उसको अपने फार्मरों तक उस टेक्नोलॉजी को पहुंचाया। जो जमीन किसान खेती नहीं कर सकते थे, उस पर बेकार पड़ी हुई थी, कोई फसल नहीं होती थी, उसमें 6 से 7 टन झींगा जो पर हेक्टेयर कराया है, यानी कि 13 से 14 लाख रुपए हमारे फार्मर ने 2.5 एकड़ से प्रॉफिट लिया है। दूसरा, जो जैसा कि अब आपने पूछा कि जो है क्या टेक्नोलॉजी सरकार लेकर आ रही है। टेक्नोलॉजी गांव, जो पहले पॉन्ड कल्चर हम कर रहे थे, पॉन्ड कल्चर से अब टेक्नोलॉजी का टाइम है, समय बदलता जा रहा है, उसमें जो है ना अब नए सिस्टम्स जो आ रहे हैं, आरएस सिस्टम को हम लेके आए हैं, बायोफ्लॉक्स लेके आए हैं। आरएस में क्या है, आरएस में जो है 1 एकड़ जमीन फार्मर लेता है, उसमें लगाता है, इंडोर होता है। जैसे हॉर्टिकल्चर में आपने देखा होगा कि जो ये अपने नेट हाउस बनाते हैं, पॉली हाउस बनाते हैं, इसी तरह से आरएस सिस्टम लगाया जाता है। 1 एकड़ जमीन लेके उसमें 1200 या 1300 जो है स्क्वायर मीटर में ही इसको लगाया जाता है, और इसमें जो प्लास्टिक के टैंक या फाइबर के टैंक या जो सीमेंटेड टैंक बना के उसमें एरिएशंस का हाई डेंसिटी स्टॉकिंग की जाती है। यानी कि जो फसल हम 1 एकड़ से लेते हैं, वो हम जो है ना 2 टैंक से ले लेते हैं, उसमें 2 टैंक जो है ना 1 एकड़ के बराबर। यानी कि जो सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे कृषि मंत्री और मत्स्य मंत्री श्री JP दलाल जी का जो हमारा फोकस है और हमारा जो है प्लान है कि हमने 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है, उसके लिए इन टेक्नोलॉजीज का सहारा लेके हमने जो है ना अपने किसानों की प्रोडक्शन को बढ़ाया है। कृषि मंत्री JP दलाल जी ने रोहतक जिले के अंदर एक समचाना गांव है, वहां पे RS का जो निरीक्षण किया था, एंड उन्होंने बहुत ही जो है वो उसको देख के प्रभावित हुए, और उन्होंने वहीं पे ऐलान किया कि पूरे हरियाणा में इस साल कम से कम 20 RS या 20 से ज्यादा RS लगाने की कोशिश करें, और हमारा लक्ष्य है कि हम उस किसानों की आय को 3 गुना करेंगे, और ये हमारा विश्वास है कि हम इसको करके ही
जी। मानेंगे। ये एक अच्छी बात है कि ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिससे कि उत्पादन में अच्छी खासी बढ़ोतरी मिल सकती है। लेकिन नवीन, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि एक किसान के लिए और एक एंटरप्रेन्योर के लिए उत्पादन तो एक बात है, लेकिन उत्पादन के बाद उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उस उत्पादन को सही भाव पर, सही मूल्य पर बाजार मिल सके। इसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा है? और मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप केवल क्योंकि प्रॉन की खेती कर रहे हैं, लेकिन आप केवल प्रॉन पर इसको सीमित न रखें, बल्कि अगर मछली पालन के लिए किसी भी किसान या किसी भी जो एंटरप्रेन्योर है उसके लिहाज से समझना चाहूं, तो क्या बाजार की क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, और उससे कैसे उबरा जा सकता है? उसके लिए क्या ट्रिक्स क्या होंगे जो आपने अभी तक अपने अनुभव से सीखे हैं? हमारे यहाँ पर नॉर्थ जोन में कोई झींगा का प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। प्रोसेसिंग प्लांट मीन्स यहाँ पर कोई मार्केट नहीं है जहाँ पर आप अपना 10 टन या 15 टन बेच सकते हैं। तो उसके लिए हमें आंध्रा, गुजरात या बाहर के स्टेटों की तरफ जाना होता है। तो वहां पर आप जान सकते हैं, अगर मैं अपना सामान फॉर एग्जांपल यहाँ 10 रुपए का बेचूंगा और मैं उसको आंध्रा बेचने जाऊंगा तो उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इंक्लूड होगा, जो मेरी कॉस्टिंग के अंदर लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा 300 का भाव है तो मुझे 270 देंगे यहाँ पर। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि कोई प्रोसेसिंग प्लांट या कुछ ऐसा लग जाए कि हमें यहाँ पर भी मंडी मिल जाए प्रॉन्स की, और हम यहाँ पर अच्छे रेट में बेच सकें। दूसरा इसका फीड का सीड का, जो इसका फीड का कॉस्ट है वो बहुत हाई है। अभी एट प्रेजेंट जो मार्केट में चल रहा है 80 रुपए पर केजी, और वो भी उपलब्ध नॉर्थ जोन में है नहीं कहीं पे। वो भी हम आंध्रा से, गुजरात से, वाइजैक से या उधर से ही लेके आते हैं। तो जो फीड है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसमें इंक्लूड हो जाता है, और वो हमें यहाँ पर काफी कॉस्टली पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 80 रुपए पर केजी, 79 रुपए पर केजी अलग अलग कंपनियों का। तो अगर यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग इसका सीड का कोई प्लांट लग जाए तो हमें यहाँ पर 50 या 60 रुपए पड़ेगा। इससे जो मेरा ओपेक्स कॉस्ट है वो भी घट जाएगा और मेरा मुनाफा काफी बढ़ जाएगा। दूसरा इसका जो सीड का है, सीड का जैसे ही मेरे पास मैं सीड लेके आता हूँ, यहाँ पर कोई इतनी हाईटेक लैब लग जाए जहां पर मैं अपना सीड का क्वालिटी चेक करवा सकूं कि जो मेरा सीड आया है उसमें कोई वायरस इन्फेक्टेड तो नहीं है, कोई ग्रोथ इसका कैसा रहेगा, ये सब कुछ। इसमें नवीन, ये तो हो गई जो चुनौतियां हैं, जो आपने कहा कि जो सरकार अगर ये कदम उठाए तो आपको एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे और ज्यादा सुविधा होगी। लेकिन जो परिस्थितियां अभी हैं उनमें आपका क्या अनुभव अभी तक रहा है, और उसमें आपकी सलाह क्या होगी कि जो नए किसान मत्स्य पालन में उतरना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते हैं, वो किस तरह से बेहतर काम कर सकते हैं, या इन जो लिमिटेशंस हैं उनमें कैसे अपने भाव ज्यादा रख सकते हैं, मतलब उसको टूटने से बचा सकते हैं? जो नया किसान आता है, हमारी हरियाणा सरकार और फिशरी डिपार्टमेंट में काफी सहयोग करते हैं। लाली के अंदर जैसे डॉक्टर मलिक ने भी बताया, वहां पर जो सीनियर साइंटिस्ट हैं वो आपको प्रॉपर, जो मेरा फिशरी डिपार्टमेंट है आपको ट्रेनिंग करवाता है। इवन वायरसेस के बारे में भी बताता है, क्या इसमें सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे आपको कितना स्टॉकिंग करना है, कितना डेंसिटी रखना है, कैसे फीडिंग करना है, कैसे पानी के पैरामीटर्स रखने हैं, वो सब कुछ प्रॉपर फिशरी डिपार्टमेंट आपका ट्रेनिंग करवाता है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे हम और ये चर्चा हमारी एक बार फिर से शुरू करेंगे हमारे दोनों मेहमान टीएस मलिक साहब और नवीन शर्मा जी के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज मत्स्य पालन उद्योग के बारे में, किस तरह से किसानों की आमदनी को दोगुना करने में मत्स्य पालन की भूमिका हो सकती है। और हमारे साथ दो मेहमान जो जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में, हरियाणा सरकार के मत्स्य पालन विभाग में निदेशक टीएस मलिक साहब और फिशरीज एंटरप्रेन्योर नवीन शर्मा। मलिक साहब, वापस मैं आपके पास आता हूँ। एक कुछ जगहों पे मंडी.com के तहत कुछ स्टोरीज जो हमने इससे पहले मत्स्य पालन में किए हैं, उसमें हमने देखा है कि कई जगहों पे किसानों ने एफपीओ बना के भी अपना बाजार एक तरह से स्थिर किया है। और वहां पे क्योंकि
ये बहुत ही एक तरह से पेरिशेबल गुड्स है। मछलियां जब मान लीजिए एक बार निकल गई पॉन्ड से तो उनको तुरंत बेचना जरूरी होता है। तो ऐसे में हमने कई जगहों पे देखा है कि जो खरीदार हैं वो इसका लाभ उठाते हैं और भाव को तोड़ते हैं। भारत सरकार क्योंकि एफपीओ को लेकर भी काफी एक तरह से कहा जाए कि बहुत उत्साहित है और कई सारी योजनाएं आई हैं इनको शुरू करने के लिए। और अभी अभी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो घोषणाएं की क्षेत्र के लिए, उसमें भी एफपीओ की बात कही गई है मछली पालन के लिए। तो ये कितना किस तरह से हो सकता है और यहाँ से आपको क्या लगता है कि किसानों को कितनी मदद मिल सकती है? अभी जो है फिशरीज का एफपीओ हमने बनाना शुरू किया है इस मत्स्य धन संपदा योजना में। इसमें नाम एफपीओ का भी जो है इंक्लूड किया गया है एफपीओ बनाने का, फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हमने स्टार्ट किया है इसको फिशरीज के अंदर, ज्यादा नहीं बना पाए हैं। बाकी इसका फायदा ये होगा कि जो है हम आप फिशरीज को क्लस्टर अप्रोच में देखेंगे, यानी कि जैसे श्रिम्प का है, नवीन जी श्रिम्प कर रहे हैं और भी हमारे रोहतक में श्रिम्प कर रहे हैं, फतेहाबाद में श्रिम्प, तो एक ही पर्टिकुलर एरिया में श्रिम्प के फार्मर ज्यादा हों, उसका जो है एफपीओ बनाने का ये फायदा होगा। उनको जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि पेरिसेबल आइटम है फिश, उसमें कोल्ड चेन हम प्रोवाइड करवाएंगे और इस मत्स्य धन संपदा योजना में ये सब इंक्लूड किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी जोर दिया गया है इसमें। हम अपने मत्स्य किसानों को कोल्ड स्टोर बनाएंगे, आइस प्लांट बना के देंगे, इंसुलेटेड ट्रक देंगे। ये सब संभव है, एक पर्टिकुलर एक किसान के लिए संभव नहीं है। अगर इसको एफपीओ ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में जो है ना ये उसका फायदा लिया जा सकता है। मलिक साहब, इस मत्स्य पालन विभाग को किस तरह से आप देखते हैं, कितना प्रभावी देखते हैं? और जो आपका गणित है उसके हिसाब से, जैसे आपने कहा कि 1 हेक्टेयर में 9 टन तक का उत्पादन हरियाणा में खासतौर से किसान ले पा रहे हैं, हालांकि देश का जो औसत है वो करीब 4-5 टन का है। तो इसमें एक हेक्टेयर तालाब जो है उसको मैनेज करने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं, और अगर रोजगार पैदा करने के लिहाज से देखें तो कितना ये प्रभावी एक सेक्टर हो सकता है? इसमें हमने जो है कम से कम जो 5 साल में हम 1,03,000 लोगों को रोजगार देंगे। इसमें से 25 से 30,000 के बीच में डायरेक्ट बेनिफिशियरीज होंगे। जैसे जो किसान करेगा वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, और जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके हेल्पर के रूप में काम करेंगे, उनका वो दो गुना, यानी कि हम एक के साथ 2 लेके चल रहे हैं। इस तरह मिला के हम 1 लाख से ज्यादा 5 साल में अपने मत्स्य पालन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो जैसा आपने भी कहा था, नवीन जी ने भी बताया था कि हमारे जो है बेरोजगार युवक जो है नौकरियों के लिए कंपनियों में छोटी छोटी नौकरियों के भटकते फिरते हैं। अगर वो अपना काम मत्स्य पालन का काम अपनाएंगे, इसमें एक तो जैसा अभी आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा, जो है कहीं सुना भी नहीं होगा कि कभी भी किसी मत्स्य किसान को नुकसान हुआ है। इसी प्रकार एक जो हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि ना ओढ़ा ना पाड़ा, तो फिर डर का आएगा भाई मछली पालन को जल्दी से। तो इसमें ना तो फिशरी को ज्यादा भाई कोई ओले पड़ गए, बरसात आ गई, तो आपने सिर्फ पानी की मैनेजमेंट करनी है। भुवन जी 4 महीने की क्रॉप होती है, ये 4 जो अपनी नवीन जी ने बताना ये मिस कर गए, 4 महीने में कमा रहा है हमारा किसान, जो 10 से 15 लाख रुपए कमा रहा है 4 महीने में कमाता है। अच्छा अगर एक किसान 2 क्रॉप ले। जी नवीन, जो हमने शुरुआत की थी जिस तरह से जो रोजगार का मसला है, आप क्योंकि 25 ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और एक तरह से वो आपके उद्योग से, आपके काम से रोजगार भी पा रहे हैं, तो कितना वायबल है ये जो आमदनी आपकी है, जो उत्पादन है, और उसमें जिस तरह से लोगों की जरूरत इसमें होती है, क्योंकि निश्चित तौर पे ये लेबर इंटेंसिव एक इंडस्ट्री है जिसमें आपको लगातार, और इसमें आप टाल नहीं सकते हैं, आपको जब लेबर चाहिए तो चाहिए, मतलब उसको आप बहुत समय तक आगे नहीं टाल सकते हैं। तो जो दोनों ही हिसाब से आपका अनुभव मैं समझना चाहूंगा, एक तो जो लेबर की उपलब्धता है, क्योंकि ये भी कृषि क्षेत्र के लिए एक समस्या पिछले कुछ सालों में बनी हुई है, और दूसरा उनको जो आप जो देना होता है, पैसे आपको देने होते हैं, वो बिजनेस वायबिलिटी के लिहाज से दोनों थोड़ा सा आप बताएं हमारे दर्शकों को कितना सहूलियत देते हैं दोनों? मेरे पास 25 से 30 के करीब मेरे हेल्पर्स रहते हैं वहां पर, और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप इसको पूरे 12 महीने नहीं कर पाते क्योंकि ठंड के अंदर टीका मछली पालन नहीं होता। जी तो उस टाइम वो लेबर मेरी है मेंटेनेंस वगैरह करती रहती है।
तो मतलब इसके रोजगार की काफी संभावना है इसमें। जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये सारी बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और कई सारे और बिंदु रह गए हमारे इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए, समय की कमी है, लेकिन इस विषय को बाद में हम फिर एक बार इस अपने कार्यक्रम में और विस्तार से बातचीत कर सकते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की मंडी.com में चर्चा, जो हम मत्स्य पालन उद्योग पर कर रहे थे। मत्स्य पालन उद्योग की क्या संभावनाएं, क्या चुनौतियां हैं, क्या तकनीक हैं जो कि आ रही हैं, और सरकार किस तरह से इस पूरे सेक्टर को लेकर आगे बढ़ने वाली है, इस बारे में PS मलिक और नवीन शर्मा, हमारे दो मेहमानों से आपको ये सारी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DD किसान, क्योंकि DD किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।